गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? जी सर। क्या है सबसे जरा बताएंगे? सर, एक तो बड़ी न्यूज़ जो मैंने पढ़ी थी, हाँ, क्या वो सर ये थी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा होने वाला है। तो इजराइल और भारत के संदर्भ में जो रक्षा होने प्रौद्योगिकियां। वाला नहीं है, ऑलरेडी इज़राइल में है। जी जी। हाँ, जी जी। हाँ, तो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उस संदर्भ में जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उस संदर्भ में कुछ बातें थी। एक जो मेन हेडलाइन मैंने ये देखी कि जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है और इसके अतिरिक्त जो भारत का S-400 जो भी मिसाइल सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स में के बारे में बताया गया था और किस प्रकार से भारत की रक्षा तंत्र और मजबूत होगा, ये चीज़ बताई गई थी। इसके अतिरिक्त सर, जो अभी गत दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा थी, इस संदर्भ में भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। अच्छा। जी तो सर। मुख्यमंत्री जी कहाँ गए हैं? सिंगापुर के अलावा आप कहाँ पहुँचे? मालूम है? सिंगापुर के अतिरिक्त उन्हें जापान भी जाना था, तो आई जापान थिंक। पहुँच गए। जी। क्या है उनका विदेश दौरे का क्या उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हैं वो? किस लिए गए हैं? कुछ पता है आपको? जी सर। सर, विदेश यात्राएं जो हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उसमें सर मुख्य मोटो मेरे हिसाब से जो निवेश उत्तर प्रदेश पे निवेश तंत्र को और मजबूत करना है। जो गत वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट भी हुई थी, तो वहाँ से ही वो मोटो विकसित हुआ था। उसी को वो और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सर, जो प्रदेश की जो जैसे सिंगापुर में गए तो वहाँ पे जो भी लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इवन भारत के भी जो निवासी हैं, उनसे भी वो मिले, तो एक सांस्कृतिक संबंध भी और बेहतर हुए दोनों जगहों के। और इसके अतिरिक्त सर, टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में निवेश भी, जैसे कि एक जेवर एयरपोर्ट के पास में वहाँ की कुछ कंपनियों ने निवेश करने के लिए बोला है अच्छी उसमें। बात। जी। अभी एक खबर और भी है आज के अखबार में, 2-3 दिन से चल रहा है जी। कि वेस्ट बंगाल हमारे पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जी सर। तो वहां पर न्यायिक अधिकारियों की जी सर। तैनाती, जजेस को तैनात किया गया है, ड्यूटी पे लगाया गया। जी सर। तो जजेस को क्यों लगाया गया एसआईआर के प्रोग्राम के इस काम में? कुछ पता है? जी सर। सर, एसआईआर की प्रक्रिया क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत। के जो ऑफिशियल्स जजेस हैं उनको, हाँ। जी सर। तो इस प्रक्रिया में जो भी लोग नियुक्त थे, तो उनके ऊपर कार्यभार काफ़ी ज़्यादा था और इसके अतिरिक्त इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे वो उतने मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो ये शायद हाई कोर्ट ने ही ये बात बोली थी कि जजेस की नियुक्ति तो की जा। जजेस की ही क्यों? मैं, ये तो मेरा सवाल है। ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, एसआईआर करवाएं, उसका ठीक ढंग से पालन हो। जजेस को क्यों लगाया गया इस काम में? और जजेस, वैसे भी हम कह रहे हैं जजेस के पास जी। केसेस की पेंडेंसी बहुत है। लोअर जुडिशरी में तो बहुत ज्यादा लंबे मामले हैं। ऐसे में आपने उनको एसआईआर की भी प्रक्रिया में लगा दिया। जजेस को क्यों लगाया? सर, मैं अनुमान करना चाहूँगा, मुझे स्पष्ट नॉलेज तो इस बारे में नहीं है। तो सर, मेरे अनुसार यही चीज़ है कि उसमें जो लॉ के पक्ष हैं या फिर जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जजेस को क्योंकि इसका अच्छा आइडिया होता है, तो इस वजह से शायद। क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती जी सर, है, डेफिनेटली। तो लोगों को कार्यपालिका पर जो राज्य सरकार के दबाव में आ सकती है काम करने के लिए, तो ये अपेक्षा की जाती है हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, संवैधानिक यस सर। रूप से उसे स्वायत्तता प्राप्त है, तो वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर काम करे। यस। ठीक है। दूसरा, अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया है कि भाई ये एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में जो न्यायपालिका के ऊपर भ्रष्टाचार के संबंध में एक पाठ जोड़ा है, वैसा होने नहीं देंगे। जी सर। आप इससे सहमत हैं या नहीं? सर, हमारा संविधान एक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें हमारी न्यायपालिका एक स्वतंत्र विंग के तौर पे कार्य कर सके। हम्म। तो सर, जहाँ तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात है, तो समय-समय पर विभिन्न न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और इत्यादि के माध्यम से ये बातें करी जाती रही हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है या फिर अन्य चीज़ें। किंतु सर, इस बात की जब तक प्रामाणिकता नहीं है या फिर जब तक इस पे पूरी पुख्ता चीज़ें जाँच की इत्यादि के माध्यम से नहीं स्पष्ट हो जाती, तब तक सर इसको हम पाठ्यक्रम इत्यादि में सर देना, आई थिंक वो एक एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शायद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि इस चीज़ नहीं, को ये बात पाठ्यक्रम नहीं में। है। बात जी। ये है कि फिर आप न्यायपालिका को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो हमारे सार्वजनिक जीवन में सभी जगह है।
जी सर। ठीक है ना? तो बजाय इसके कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से बेहतर होता सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार है, जिसमें न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, हम और आप भी हैं। जी सर। भाई हम लोग क्या भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, नियम नहीं तोड़ते, हमारे व्यापारी है, कारोबारी है? तो हम सब लोग को अगर कोई सीख देनी है, एनसीईआरटी में कक्षा 8 के बच्चों के लिए पाठ जोड़ा है, तो बेहतर होता है कि आप उनको जागरूक करते कि सार्वजनिक जीवन में ही नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार, उसमें न्यायपालिका भी है। जी सर। ठीक है। एक प्रश्न और आपसे मैं पूछूंगा कि ये हाल में हम लोगों ने देखा कि यूजीसी को लेकर के एक गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की थी, जी सर। उस पर 19 मार्च को शायद सुनवाई है। जी सर। आपने पढ़ा है उसके बारे में? सर ये जो विवाद हुआ है इस बारे में मैंने पढ़ा था, हाँ। बट अभी कब सुनवाई होने वाली है इस बारे में मैं अवगत तो नहीं हूँ। क्या है, समस्या क्या है, क्यों इस पर विवाद सर यूजीसी गाइडलाइंस हाल ही में जो कि जारी करी गई थी, इसके पहले भी जारी हुई थी, है? किंतु अभी सर इसमें जो विवाद का मुद्दा उठा वो यही था कि इसमें जो सवर्ण जो पक्ष है वो यही रख रहे थे कि अ, उनकी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पे, मतलब यूजीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत किसी भी छोटे अपराध या फिर किसी भी संदर्भ में उनको डायरेक्ट मतलब उनके अगेंस्ट केस वगैरह हो सकता है, तो फिर मतलब एक जातिगत आधार विश्वविद्यालयों में बनाया जाना शायद सही नहीं है। आपने एमए सोशियोलॉजी किया है, जी सर। कहाँ से किया है? सर मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इसको। इग्नू से किया जी है। सर। अच्छा। संस्कृताइजेशन पढ़ा है? जी सर। क्या है, थोड़ा बताएं। सर ये भारत के ही सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवासन जी हैं, उनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। संस्कृताइजेशन को सर पहले एक शब्द थी ब्रह्मनाइजेशन, उससे जोड़ा जाता है। तो इसमें सर यही है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है समाज की, तो कई बार जो छोटी कास्ट होती हैं या फिर जो छोटे ट्राइब्स होते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड शायद ट्राइब्स है, तो सर ट्राइब्स अक्सर प्रायः ऐसा देखा गया है कि वो जो डोमिनेंट कास्ट है उनके फीचर्स को अडॉप्ट करने लगते हैं, वो इस उद्देश्य थ्राइव से। करते सर जो डोमिनेंट है उनकी फीचर्स जो सबऑर्डिनेट या फिर इंफीरियर इंफीरियर नहीं, इनफैक्ट ऐसा बोलेंगे कि जो डोमिनेंट नहीं है, लेस डोमिनेंट। डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स क्या हैं? सॉरी सर। डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स क्या हैं? सर डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स इस प्रकार से देख सकते हैं कि सर जिनका प्रभाव ज़्यादा है, जिनकी एक स्थापित सामाजिक प्रक्रिया है, जिनकी अपनी सोशल फंक्शनिंग है, जिनकी अपने सोशल कस्टम्स हैं, वो वो स्थापित हैं, मतलब उनका वो पालन कर रहे हैं, जैसे उसमें त्योहार भी हो सकते हैं, उसमें उनकी एक भाषा होगी, उनकी रहन-सहन की शैली होगी। सर ये सारा 5 डोमिनेंट कास्ट के नाम बताइए। डोमिनेंट कास्ट के नाम। सर सर क्योंकि आपने डोमिनेंट कास्ट तो पूरा जी, गलत बता दिया है। जी। डोमिनेंट कास्ट के नाम बताइए 5। सॉरी सर, मतलब देखना होगा इसको। डोमिनेंट कास्ट नहीं होता। आप कास्ट, क्लास, ट्राइब, इन तीनों का यानी जो जाति है, वर्ण है, वर्ग है, जनजाति है, इसका अंतर समझते जी सर, कोशिश कर सकते हैं बताने की। हैं? संक्षेप में बताइए। जी सर। सर ट्राइब्स ट्राइब्स की अपनी एक खुद की संस्कृति होती है और वो समाज की मुख्य धारा से विरक्त होते हैं। और सर क्लास और कास्ट में जहाँ तक अंतर है, तो सर ऐसा बोला जाता है कि कास्ट इज सोशल क्लास ऐसे करके एक मैं संस्कृति से विरक्त होते हैं। खासी खासी का नाम सुना है आपने? खासी खासी ट्राइब। सर जनजाति है। हाँ, खासी जनजाति है। मेघालय। खासी में मैक्सिमम आईएएस है। मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। मेरा मीणा। मीणा तो ये जनजाति। समाज की मुख्य धारा से विरक्त कैसे? ये तो समाज की मुख्य धारा है। तो कैसे ट्राइब? सर इसको मतलब जो शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 के अंतर्गत जो इसके अतिरिक्त जो भी मतलब वेरियस स्टेट्स में जो कैटेगराइजेशन होता है उसमें उनको जनजातियों शेड्यूल का। 5, शेड्यूल 6 तो संविधान के जो जी। जो अनुसूचियां हैं, ये तो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र को अधिसूचित करने के अधिसूचित। संबंध में जी सर। है ना, ये ट्राइब्स की पहचान के लिए थोड़ी, या ट्राइब्स को डिफाइन थोड़ी करते हैं। जी सर, इस बारे में मैं थोड़ा अध्ययन करूंगा और अच्छे से। कोई बात नहीं, ठीक है सर। आपको पता है कि निवेश के लिए प्रयासरत है, हमारा जी सर। प्रदेश काफी समय से प्रयासरत है जी सर। कि इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो।
इतना सुनने के बाद भी निवेश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दिखाई नहीं देता। रीजन क्या है? निवेश नहीं हुआ कि निवेश की कीमत बात हुई? आप इसको किस तरह से देखते हैं? काफी देखते हैं कि हाँ, कोई समय हो रहा है उत्तर प्रदेश में और तमाम कई बार निवेशकों इन्वेस्टरों की मीटिंग हुई है, लेकिन निवेश हुआ नहीं। उसके रीजन आप लोग किस रूप में देखते हैं? सर निवेश नहीं हुआ इस बात को मैं पूर्णतः इस बात में से समर्थन नहीं दूंगा। निवेश कम हुआ है इस बात को मैं मानता हूँ। सर निवेश कम होने के जो मेरे पास तर्क है, सर पहला तर्क ये है कि अच्छा, ये पूछा कि धरातल पर दिख रहा है यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में दो विशेषता विगत कई सालों से देख रहे हैं, जी क्या उस रेशियो में उस परिपेक्ष में जितनी बात की गई वो दिखाई दिया है कुछ बनता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर? सर जी विभिन्न प्रकार के जैसे सर पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी हुई है। उदाहरण के लिए सर जयवर एयरपोर्ट हो गया, इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, उसके अतिरिक्त सर जो एक्सप्रेसवेज के क्षेत्र में। मेडिकल कॉलेज बने हैं? जी सर। कहाँ कहाँ जो बने हैं जो ऑपरेटिव हो गए हैं? सर इस बारे में सर स्पष्ट डेटा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो 60 से अधिक आई थिंक अनुमान ही है मेरा, ये मुझे पुख्ता नहीं याद है, लेकिन लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा बन चुके हैं। बन चुके हैं, लेकिन फिर तो सबसे ज्यादा ये आपके पीजीआई में सबसे ज्यादा आती है। अगर इतना होता तो रोगियों की भीड़ थोड़ा सा कम होती। अब उनको अगर कोई अपॉइंटमेंट के लिए जाए जो 2-3 महीने से पहले नहीं मिलता है, उसको जी थोड़ा सर। सा और देखिएगा, ठीक है ना? जी सर। और दूसरा आपने कहा कि न्यायपालिका ने कहा है कि जब तक कोई चीज प्रमाणित ना हो जाए तब तक उसे किसी पाठ में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, उसे विरत रखना चाहिए, इसे तो जैसा आपने कहा कि ऐसे तो और तमाम विभाग है, जी सर। भ्रष्टाचार अच्छे से व्याप्त है। जी सर। तो भ्रष्टाचार जो इस समय जो एक स्वरूप ले रहा है तो व्यवहारिक रूप से दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता। जी सर। शिष्टाचार वश हम उसको स्वीकार ना करें तो क्या आपको ऐसा नहीं दिखता कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की कुछ निकटता बड़ी है, या कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं, या कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिलेक्टिव अर्जेंसी रही है, देखा होगा आपने न्यायपालिका में? तो इन सब के आलोक में आपके विचार क्या है, किस तरह से देखते हैं आप? जैसे सिलेक्टिव अर्जेंसी है, कुछ केसेस पड़े हैं वर्षों से, जी सर। जी सर। लेकिन कुछ केसेस से आए और उनके निर्णय हो गए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर लंबित मामले एक डेटा के अकॉर्डिंग न्यायपालिका में 5 करोड़ से ज़्यादा, अगर सारी न्यायपालिका की हर एक विंग को जोड़ लिया जाए तो बहुत मामले लंबित हैं। सिलेक्टिव एजेंसी की बात जहाँ तक सर मुझे लगता है कि कुछ केसेस वो न्यायपालिका अपने स्तर से ही वो डिसाइड करती है कि कौन से केसेस को वो प्राथमिकता देगी, कौन से केसेस को वो बाद में देखेगी। और सर इसका जो मूल कारण है मेरे हिसाब से वो जजेस की संख्या में कमी, वैकेंसी जो है, जजेस की संख्या बहुत कम है, इसके कारण ये लंबित मामले। संख्या तो फिर ऐसा क्यों है? एक गुजरात का केस था मनीष बाबू, हाँ, 20 रुपया का उसने करप्शन किया था जी सर। और वो सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हो गया, सब हो गया, 30 साल लगे उसका जजमेंट आने में, वो दोष मुक्त होने में, जिसको कहा कि मेरा कलंक मिटा। 4 फरवरी को उसका जजमेंट होता है, 5 को उसकी डेथ हो जाती है। जी सर। तो ये आप इतना बड़ा आप जो इसमें आप देखते हैं वेरिएशन, तो ये कहीं आपको खटकता है? जी सर, एक कोट भी है संदर्भ में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिलेड इन द जो डिले हो रहा है जस्टिस में, डेफिनेटली सर ये हमारे गुड गवर्नेंस के लिए और गवर्नेंस की मैकेनिज्म के लिए एक खराब पहलू है। तो इसीलिए सर इसमें गुड गवर्नेंस या स्विफ्ट जस्टिस मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रोसेस जरूर कोशिश की जानी चाहिए। प्रोसेस की और कोशिश जरूर की। ठीक है सर। आपकी हॉबीज हैं वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग क्रिकेट। जी सर। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में क्या अंतर होता है? सर स्क्रिप्ट जनरली होता है कि उसमें कोई भी
जो भी जो उसके कथानक होंगे या फिर जितने भी उसमें कैरेक्टर्स होंगे, उन सभी को क्या बोलना है, फिर क्या क्या अभिनय करना है, उन चीज़ों की लिखित तरीके से उनको प्रदान करी जाती है। स्क्रीन प्ले के संदर्भ में सर ये है कि उन्हीं चीज़ों का अभिनय होता है, मतलब जो चीज़ें स्क्रिप्ट के फॉर्म में दी गई थी, अब वो अभिनय के स्तर पर आ गई हैं। उसके बाद फिर उसको जब प्रेज़ेंट किया जाता है, तो वो स्क्रीन प्ले है। आपको पता है कि आप अंदाज़े से बता रहे हैं? सर जितना मैंने देखा है और जो अनुभव किया है, उसके आधार पे ठीक, बता रहा हूँ। भारत की पहली मूवी जो भारतीय द्वारा बनाई गई थी, नाम बताइए? पहली मूवी जो भारत सॉरी सर, इसको नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, भारत की पहली ऐसी मूवी जिसको भारतीयों के द्वारा बनाया गया और जिसे ऑस्कर अवार्ड, क्या नाम है उसका? नहीं याद आ रहा है सर, सॉरी सर। अभी आरआरआर को मिला था, सर उसमें आरआर में मूवी को नहीं मिला था, लेकिन उसके एक पार्ट को मिला, अभी उसके तक किसी कोई भी मूवी नहीं। उसके सॉन्ग को, एक पर्टिकुलर सॉन्ग को मिला था। ठीक है। अभी योगी आदित्यनाथ जापान गए हैं। जी सर। जापान के प्रमुख द्वीपों के नाम बताइए? सर होक्काइडो द्वीप है, होन्शु है, शिकोकू द्वीप है, क्यूशू द्वीप है। 4 प्रमुख द्वीप आई थिंक हैं। पाँच है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। अ, सर याद नहीं कर पा रहा हूँ पाँचवाँ आगे अच्छा, का। जापान में मछली का जो हंटिंग है वो फिशिंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है? सर फिशिंग का सर एक रीज़न महासागरीय जो भी धाराएँ होती हैं, वो होता है। जहाँ पर भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है, तो उनके मिलने से फॉगी कंडीशन बनती है और वहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्टन्स क्रिएट हो जाते, मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। अब उन प्लैंक्टन्स के जन्म की वजह से वो मछलियों के लिए फॉडर मटेरियल होते हैं। मछलियाँ उनको खाने के लिए मतलब आती हैं और फिर धीरे-धीरे बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पे कौन सी करंट मिलती है वहां पे? सर क्यूराइल करंट है और एक और करंट है। 2 करंट्स मिलती हैं। ठीक है। आपके पिताजी फार्मर है? जी सर। ठीक है। कितनी तरह की फसलें होती हैं भारत में? सर फसलों का वर्गीकरण भारत में मुख्य रूप से 3 तरीके से हम लोग सामान्य रूप से करते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलें। तो सर अब इनके अंतर्गत भी बहुत अलग वर्गीकरण है। बट अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से पहले रबी की फसल के बोने के टाइम में और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज लगाई थी, उसमें कुछ अंतर आया है। क्या अंतर आया है बता सकेंगे? सर अनुमान के स्तर पे बता सकता हूँ। सर एक ये अंतर है कि पहले जो फसलें बोई जाती थी, उनका एक फिक्स्ड पीरियड होता था। मतलब ऐसा कि जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर था। अब की जो सीड्स हैं वो हाई यील्डिंग है, तो जैसे एक साठा वैरायटी होती तो वो 60 दिन में ही विकसित हो जाती है, गेहूँ की ही वैरायटी है। तो इसको अगर थोड़ा सा डिले भी हो गया है, उसको सोइंग सीजन में मान लीजिए दिसंबर में किसी ने अगर उसको बोया है, तो भी वो मार्च तक प्रिपेयर हो जाती है, हार्वेस्टिंग उसकी हो जाती है, जबकि पहले नवंबर में बुआई हो जाती थी। नॉर्दर्न इंडिया में गेहूं की फसल के लिए बारिश होना बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों के मौसम में। जी तो सर। बारिश किस वजह से होती नॉर्दर्न इंडिया में सर जो ठंडियों के समय में बारिश होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ इसका मुख्य कारण है। और पश्चिमी विक्षोभ सर टेम्परेट टाइप ऑफ साइक्लोन्स की वजह से इंडिया में है? ये मतलब टेम्परेट साइक्लोन है। सर टेम्परो साइक्लोन एज सच नहीं है, बट उसका इफेक्ट है, एक छोटा इफेक्ट है उसकी वजह से, क्योंकि वो यहाँ पे विकसित नहीं होता है। वो मेडिटेरियन पर्शियन गल्फ की साइड से जो हमारी जेट स्ट्रीम है उनके माध्यम से उसका कुछ प्रभाव यहाँ तक आता है। और ये कहाँ तक असर करता है भारत में? मुख्य रूप से सर ये नॉर्दर्न इंडिया में ही है, मतलब ज़्यादातर इसका प्रभाव पंजाब, उत्तर प्रदेश में दिखता है। इसके अतिरिक्त सर ईस्ट में जाते जाते इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ज़्यादातर सर पश्चिमी और पटना तक। जी सर। सर, सुधांशु, यस सर। who is known as father of sociology? सर ऑगस्ट कॉम्टे इज नोन एज फादर। ऑगस्ट कॉम्टे का एक बड़ा फेमस फिलोसफी है उनकी, जानते हो क्या? सर पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या होता है ये पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म सोशियोलॉजी का एक स्ट्रीम है इसमें अध्ययन का। जनरली सर इसमें यही है कि किसी भी माफ़ी चाहूँगा सर, क्लैरिटी नहीं है अभी इस चीज़ को लेकर। अच्छा, ये क्रिकेट खेलते हो तुम्हें? जी सर। तो भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जी सर। ठीक है? कल मैच देखा ना? सर कल का मैच तो नहीं देख पाया था मैं। अच्छा, आज किसके किसके बीच है?
सर आज इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ मैच है। क्या पोजीशन है, मतलब अगर इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे तो हम जाएंगे अंदर, कि अगर ना भी हराए तो भी? सर अगर नहीं हराते तब तो पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। अगर हमें सेमीफाइनल के स्तर तक प्रवेश करना है तो हमें एक अच्छे मार्जिन से जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा। कारण ये है सर कि साउथ अफ्रीका से हम लोग एक बड़ी हार हार गए थे, तो हमारा नेट रन रेट खराब हो गया था। अच्छा, ये दो टर्म तुमने सुने होंगे, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी सर। क्या अंतर होता है? नेचुरल फार्मिंग सर नेचर के वेरियस एलिमेंट्स को उपयोग करते हुए की जाती है, जिसमें नेचर में ज़ीरो डिस्टरबेंस हम लोग रखने की कोशिश करते हैं कि एज़ इट इज़ जो नेचर के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ही, जैसे उसमें हम कोई रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ सर दूसरा टर्म सॉरी सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर जैविक कृषि में ये तुलनात्मक रूप से खर्चीली कृषि होती है। इसमें हम जैविक तत्वों का प्रयोग करते हैं, मतलब सर जैविक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। दोनों में तो फिर वही हो गया ना, उसमें भी केमिकल है, इसमें भी केमिकल है। बेसिक अंतर क्या होगा नेचुरल और ऑर्गेनिक? मुख्य अंतर सर मुझे यही लगता है कि इसमें जैविक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग अच्छा, ज़्यादा ये होता है। मतलब तुमने सोशियोलॉजी किया है, ये बताओ, एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध के पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा ये सोशियोलॉजी के जी स्टूडेंट होने के नाते? जी सर। सर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो के प्रति जो विभिन्न अपराध हैं सर, एक मूल रीज़न प्रत्यक्षात्मक सत्ता हो सकती है, जो कि मेंटालिटी के स्तर पर, कि जो एक जनरल मेंटालिटी है वो अगर महिला विरोधी पैट्रियार्कल नहीं है। सोसाइटी में रहे तो महिलाओं के प्रति अपराध नहीं? अमेरिका की सोसाइटी भी तो सर पैट्रियार्कल है। जी सर। लेकिन सर वहाँ का समाज इतना विकसित हो गया है जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों को लेके अवेयर ज़्यादा हैं, तो और साथ ही साथ जो मैकेनिज्म है, जो संविधान के द्वारा दी गई सुरक्षा है, उसका पालन बेहतर तरीके से हो रहा है। तो गवर्नेंस के स्तर पर आई थिंक ज़्यादा सुधार है। ठीक है सर। सुधांशु, your interview is over.